नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक तरफ जंतर मंतर पर जेन जी की जीत हुई तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ईरान की दोबारा जीत जैसी ही हुई है अमेरिका के साथ। और अमेरिका यानी कि ट्रंप अब ये कह रहा है कि जो बड़ा अटैक हम करने वाले थे, जो बड़ा हमला करने वाले थे ईरान पर, फिलहाल उसको टाल दिया गया है। जो खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है उसको बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। ये खबर ये बताती है कि ट्रंप ने ये हमला, जिसके बारे में मेरा मानना था कि अगर ये हमला होना है तो सैटरडे संडे को हमला होगा। वीकेंड में हमले होते हैं ताकि मंडे को मार्केट ऊपर चली जाए। तो मेरा ये मानना था कि सैटरडे या संडे को हमला होगा। सैटरडे को तो नहीं ही हुआ और संडे की मॉर्निंग का जो अखबार है वो ये कहता है कि ट्रंप ने ये लड़ाई इसलिए रोक दी, ईरान के ऊपर बड़ा हमला इसलिए रोक दिया कि उसके जो एडवाइजर्स थे, उसको जो सलाह देने वाले लोग आसपास थे, उन्होंने कहा कि हुजूर आला इस समय हमला मत कीजिए, ये हमको बहुत भारी पड़ सकता है। अब इस खबर को अगर समझना है तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं जो साथ में ही छपी हुई है। ये खबर बताती है कि लोग नाराज हैं। और लोग नाराज क्यों हैं? लोग नाराज इसलिए हैं कि पेंटागन यानी अमेरिका की आर्मी का जो वेबसाइट है उनकी, जो उस पर उन सैनिकों की संख्या घटाकर लिखी गई है जो मारे गए हैं। यानी अमेरिका के जो सैनिक ईरान से लड़ाई में मारे गए हैं उनके नंबर्स घटाकर बताए जा रहे हैं। अभी भी 14, 15, 16 के आसपास बताए जा रहे हैं, जबकि लोगों का मानना है कि कम से कम 40-50 अमेरिकी सैनिक इस बार की लड़ाई में ही मारे गए हैं या बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। खासतौर पर जॉर्डन में जो हमला हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उस हमले में बताया जा रहा है कि कई सारे अमेरिकी सैनिक हलाक हुए हैं जिनके नंबर्स ट्रंप नहीं बता रहा है। अब आप देखिए, अमेरिका का सैनिक जब कहीं मारा जाता है तो अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और 100 दिन बाद मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 26 तारीख है और ठीक 100 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, जिसमें ट्रंप के लिए कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, जिसका रिजल्ट अगर काफी उल्टा आया तो ट्रंप की कुर्सी भी जा सकती है। तो एक तरफ ट्रंप को यह लगा था कि कुछ और हमले करेंगे, ईरान दबाव में आएगा, प्रेशर में आएगा, ईरान और प्रेशर में आने के बाद वो सरेंडर कर देगा। वो कहेगा हुजूर आला आप जो कहेंगे सब मंजूर, लाइए कौन सा कागज है, कहां पर साइन करना है, और खटाखट साइन कर देगा। वो होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा। जितना आपने एस्केलेशन बढ़ाया, ईरान उतना ही एस्केलेशन बढ़ाता चला गया। जॉर्डन हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन जगहों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और दूसरी तरफ आपके सैनिक लगातार मारे गए, जिसकी वजह से आपके यहां प्रेशर बढ़ा। एक तीसरी और चीज है जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में ही आगे डिटेल में देते हैं। वो बता रहे हैं कि अमेरिका के हथियार भी कम पड़ रहे हैं, अमेरिका की जो मिसाइलें थी वो कम पड़ रही हैं, अमेरिका का जो एयर डिफेंस था वो पूरी तरह से तबाह कर दिया है ईरान ने। इसलिए आगे लड़ाई चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ईरान की बात करें, नुकसान ईरान में भी हुआ है। मसलन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ईरान का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है उसको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद यह कहना गलत होगा कि वहां की लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। जो तस्वीरें आ रही हैं और अमेरिकी अखबारों में आ रही हैं वो बता रही हैं कि नॉर्मल लाइफ चल रही है। ये वाली तस्वीर आप देखिए, इसमें बाजार में लड़कियां आपको टोट बैग बेचती हुई दिख जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि ये लड़कियां हिजाब में नहीं हैं, ये लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस में हैं। ये आपको वहां पर टोट बैग बेचती हुई दिख रही हैं और ऐसे बहुत सारे सीन दिख रहे हैं। तो नुकसान हुआ है ईरान में, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना अमेरिका की उम्मीद थी। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कि भाई ये क्या बात है कि मैं हर बार देखता हूं 70% देखने वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और लगातार वीडियोस देख रहे हैं। क्या दिक्कत है? सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी तो हम और ताकत से बात करेंगे ना। कर लीजिए सब्सक्राइब। अब ईरान ने जो दावा किया है, आईआरजीसी के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन मोहबी, उन्होंने तस्नीम को बताया है कि 8 जुलाई से 22 जुलाई के बीच एक F-15 जो उनका जंगी जहाज होता है वो, एक P-8 समुद्री जो
समंदर में चलने वाला गश्ती उनका जहाज होता है, वो एक C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 8 एरियल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उनका कहना है कि 17 जासूसी और लड़ाकू ड्रोन भी बर्बाद किए गए, जिसमें से 8 बिल्कुल नए थे, अभी पैकिंग से भी बाहर नहीं निकाले गए थे, पैकिंग में लाकर रखे गए थे और उनको ईरान ने बर्बाद कर दिया। इसके अलावा 7 अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 3 सैटेलाइट संचार प्रणालियां जो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, और 6 पैट्रियट एयर डिफेंस जो रडार सिस्टम है, उनको भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा इनका कहना है कि 3 हवाई और 9 जो समंदर के निगरानी रडार थे जिनसे निगरानी रखी जा रही थी, 8 अर्ली वार्निंग रडार, 7 एयर डिफेंस मिसाइल रडार, 5 लंबी दूरी के रडार, 2 दूसरे एयर डिफेंस रडार और 1 टेक्निकल रडार नेटवर्क को भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा 3 EPS रडार सिस्टम और 2 EPS 117 रडार भी हमलों में तबाह हुए हैं। ये दावा है ईरान का। यानी ईरान ने अपनी पूरी ताकत 3 चीजों पर लगाई है। पहला, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। हालांकि खबर आ रही है कि ईरान और ओमान के बीच में बातचीत चल रही है कोई रास्ता निकालने के लिए, लेकिन अमेरिका ने जो रास्ता निकाला था वो तो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ और दुनिया भर के बाजारों का बुरा हाल हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार बढ़ने लगा, उसका कीमत बढ़ने लगी। एक तो ये ईरान की चाल थी जो पूरी तरह से कामयाब होती हुई दिख रही है। दूसरा, ईरान ने किया इनकी आंख और कान बंद करने का, जिसकी बात मैं बार बार कहता हूं कि आप जिन रडार से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ईरान के अंदर निगाह रखना चाहते थे, उन रडारों को ही खत्म कर दिया, जिनकी डिटेल्स IRGC के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने दी है। और तीसरा, इन्होंने यह किया कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह किया और अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया, जिनसे अमेरिका के अंदर पैनिक फैले। अब इतने जहाज और इतने अगर एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुए हैं, यानी अरबों की संपत्ति बर्बाद हुई है अमेरिका की, तो एक तो पलटकर अटैक करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हुई है, और दूसरा ये हुआ है कि अमेरिका के अंदर ये बहस शुरू हुई है कि इस जंग का हासिल क्या है, इस जंग से हमको मिल क्या रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे हथियार तबाह हो रहे हैं। और इन 3 वजहों से यह खबर आई है कि ट्रंप ने फिलहाल हमले रोक दिए हैं, और ट्रंप ने हमले रोक दिए हैं तो ईरान ने भी हमले रोक दिए हैं। अब इजराइल से 2 खबरें हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली खबर तो ये है, जो एक वहां का अखबार है जेरूसलम पोस्ट, जिसके बारे में बताया मैंने आपको कई बार बताया है कि शुरुआत तो इसकी फलस्तीनियों ने की थी, लेकिन इन लोगों ने कब्जा कर लिया और इस समय वहां का दैनिक जागरण है, सबसे बड़ा गोदी मीडिया है। तो जेरूसलम पोस्ट ये कहता है कि अमेरिका और इजराइल को अरब मुल्कों की मदद करनी चाहिए। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि इससे पहले कि अरब मुल्क ईरान के पास जाएं, और कई अरब मुल्क गए हैं। आप देखिए, कतर पर कोई खास अटैक नहीं हुआ, ओमान पर कोई खास अटैक नहीं हुआ, सऊदी अरबिया पर कोई खास अटैक नहीं हुआ। हालांकि सऊदी अरबिया और हूथी का अलग किस्सा चल रहा है, उस पर आगे बात करूंगा, लेकिन ईरान ने सऊदी अरबिया के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है। तो इन मुल्कों ने ईरान के साथ अंदर अंदर समझौता किया है। इस बार तो UAE पर भी बहुत कम अटैक हुआ, अगर आप कंपेयर करें बहरीन, कुवैत और बाकी मुल्कों से। तो ये ना हो पाए, ये मुल्क ईरान के साथ समझौता ना करें, इसलिए अमेरिका और इजराइल को इनको और ज्यादा सहायता देनी चाहिए और ज्यादा मदद करनी चाहिए। इन मुल्कों के समझ में आ गया है कि अमेरिका और इजराइल अपने अलावा किसी की मदद नहीं करते, और उनकी मदद एकदम काम नहीं आई जब ईरान ने अटैक करना शुरू किया। तो ये कह रहा है जेरूसलम पोस्ट, और TOI कह रहा है, टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि फिलहाल तो ट्रंप रुक गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी ही विल बी फोर्स्ड टू एस्केलेट, यानी वो मजबूरी में एस्केलेट करेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा जंग को और बढ़ाने के अलावा। तो जंग और बढ़े कौन चाहता है? इजराइल। और बहाने हजार किए गए हैं कि ईरान मानेगा नहीं, फला ढिमका, लेकिन अभी तक का तो सच यही है कि समझौते ईरान ने माने, अमेरिका ने तोड़े। तो अगर जंग रुकनी है तो अमेरिका को वो समझौते मानने पड़ेंगे, कम से कम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे मानने पड़ेंगे, कम से कम मुआवजे पे मानने पड़ेंगे, ये सारा कुछ है। लेकिन ये उकसावे की लैंग्वेज होती है, जिसमें उकसाया जा रहा है कि ट्रंप
लड़ेगा, चिंता मत कीजिए, लड़ाई और बढ़ेगी, क्योंकि इजराइल ऐसा चाहता है, क्योंकि नेतन्याहू ऐसा चाहता है। हालांकि नेतन्याहू थोड़ा परेशान भी है। वेस्ट बैंक में जिस तरह से लगातार बवाल चल रहा है, कई इजरायली मारे गए हैं, बदले में कई सारी मस्जिदें जला दी गई हैं, ये सारा कुछ वहां पर चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसके लिकुड पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, वो गड्ढे में चली गई है, तो परेशान तो वो है। इसलिए मुझे ये भी समझ में आता है कि अगर जंग को रोका है ट्रंप ने, तो शायद उसकी एक वजह यह होगी कि इजराइल इस जंग में शामिल होने को तैयार नहीं हुआ। इस बात को समझिए, यह बेहद मजेदार बात है। आपने देखा, आपको मैंने बताया था और लगातार खबरें आ रही थी कि ट्रंप और उसके लोगों ने कहा कि अब इजराइल को भी इस जंग में शामिल होना होगा। मुझे याद आई 12 रोजा जंग, जब इजराइल रो रहा था कि अब अमेरिका को इस जंग में शामिल होना होगा। बिना अमेरिका के इजराइल ईरान से नहीं लड़ पा रहा था। और इस बार ट्रंप कह रहा था कि इजराइल को इस जंग में शामिल होना पड़ेगा, और स्मॉलिच कह रहा था कि हमें इस जंग में शामिल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रीजन क्या है? ट्रंप अकेले लड़ नहीं पा रहा था। वो चाह रहा था कि इजराइल को जो इतना मालो असबाब हमने दिया है, इतना हथियार दिया है, वो भी तो उसका इस्तेमाल करे। वो बचा के रख रहा है। और इजराइल को यह लग रहा था, नेतन्याहू को यह लग रहा है लगातार, कि अगर जंग में हम शामिल होते हैं और तेल अवीव के ऊपर फिर से मिसाइलें गिरना शुरू होती हैं, हाइफा के ऊपर फिर से मिसाइलें गिरना शुरू होती हैं, तो जो इलेक्शन होने वाला है इस साल के आखिरी महीने में, उसमें नेतन्याहू के जीतने की उम्मीद तो खत्म ही हो जाएगी। इजराइल के अंदर एक नए तरीके के बवाल के पैदा होने की भी उम्मीद है। आपको याद होगा, पिछली बार जब जंग चल रही थी तो हजारों लोग तेल अवीव और हाइफा और दूसरे शहरों के सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू से डिमांड कर रहे थे कि जंग रोको। तो इजराइल के लोग इस बात में तो बड़े खुश होते हैं कि गाजा में जो है वहां बम गिरा के मार दो, लेबनान में बम गिरा के मार दो, लेकिन जब अपने ऊपर बम गिरता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। नेतन्याहू इस बात को अच्छी तरह से जानता है, और यह भी जानता है कि जंग हुई तो जैसे जॉर्डन पर, जैसे कुवैत पर, जैसे बहरीन पर बम बरस रहे हैं, हमारे ऊपर भी बम बरसेंगे और बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। जो ईरान की मिसाइलें हैं और ईरान के जो ड्रोन्स हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। और इसके साथ ही मैं जोड़ देता हूं वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह खबर, जो अमेरिका का अखबार है। यह अमेरिका का अखबार है हुजूर, मैं कोई ईरानी अखबार कोट नहीं कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर आराम से देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि जो ईरान की मिसाइल है, ईरान की जो सबसे जानी मानी और सबसे खतरनाक मिसाइल है, जिसका नाम है खैबर शेखन, वो और बेटर होती जा रही है। गेटिंग बेटर, पहले से भी बेहतर होती जा रही है। इस मिसाइल की खूबी क्या है? यह मिसाइल यूं चल के यूं गिरती नहीं है, यह मिसाइल रास्ते बदलती है। इस मिसाइल को जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे बचने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट, थार्ड वगैरह, जो इजराइल के पास भी है, इजराइल के पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर से मांगा हुआ है। तो जो इजराइल के पास सिस्टम्स हैं या अमेरिका के पास सिस्टम्स हैं मिसाइल के अटैक को रोकने के लिए, उनकी बरसों स्टडी करने के बाद ईरान ने यह मिसाइल डेवलप की है, खैबर शेखन। और खैबर शेखन की खूबी यह है कि ये जब आसमान में जाती है तो ये लहराती है, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी सीधा, कभी उल्टा, और फाइनली अटैक करती है। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम अक्सर इसको भेद नहीं पाते हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बता रहा है कि ये पहले से भी बेहतर हो गई है। तो पहले ही पिछली बार इजराइल में इसने गजब की कयामत ढाई थी, तो अब और बेहतर हो गई है। तो इजराइल में क्या क्या हो सकता है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए नेतन्याहू ने अपने, अब क्या कहूं, मालिक कहूं, नौकर कहूं, एप्स्टीनी नौकर कहूं, ये सब आप तय कर लीजिए। मैं तो यही कह देता हूं कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा होगा कि भाई अभी हम जंग में शामिल नहीं हो सकते, तुम देख लो अकेले कैसे कर सकते हो। और ट्रंप ने कहा होगा कि मैं अकेले ही अपना सर क्यों फोड़वाऊं, ईरानी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए फिलहाल जंग रोक दी गई है। और कहा जा रहा है कि बैक चैनल से कुछ बातचीत हो रही है। अब 2-4 दिन में खबर आएगी कि जंग दोबारा बढ़ती है या फिर बैक चैनल की बातचीत बढ़ती है। दरअसल जो सबसे बड़ी वजह है, हथियार वगैरह तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ईरान की पॉलिसी जो रही कि दुनिया की मार्केट तबाह कर दो, दुनिया को यह एहसास करा दो कि अगर ये जंग चलती है तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, वो काफी हद तक सही साबित हुई। इस पर मैं आऊं इसके पहले यह बताऊं कि यह खबर आई थी कि बहरीन और कुवैत ने, यह भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी कि बहरीन और कुवैत ने
इस महीने की शुरुआत में ईरान के कुछ आर्मी के ठिकानों पर हमला किया था। हालांकि कुवैत का कहना है हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन जितना कुछ हुआ है उससे लगता है कि यह बात ईरान को भी पता थी, इसलिए उसने निशाना कहां बनाया? कुवैत पर बनाया, बहरीन पर बनाया और जम के बनाया। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों की बिल्कुल तबाही मचा दी। और साथ में जिस पॉलिसी की मैं बात कर रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उसने बंद किया ही। मुझे ऐसा लगता है कि हूथी जो बाब अल मंदेब में अटैक कर रहा है वो भी इसी स्कीम का हिस्सा है कि सऊदी अरबिया जो तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वो भी अपना तेल बाहर ना भेज पाए। इसने उसको मारा, इसने उसने बम गिराया, ये सब तो मैं बताऊंगा, सब बताते हैं, लेकिन इसका असर क्या हुआ है ये मैं आपको एक तस्वीर से, एक नक्शे से समझाता हूं। आप नक्शा देख सकते होंगे। नक्शे में आप यानबू को देखिए जहां से सबसे ज्यादा तेल सप्लाई होता है सऊदी अरबिया का। आप ये समझिए कि वही तेल सप्लाई का सेंटर है। दरअसल सऊदी अरबिया का नक्शा अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरबिया है तो बहुत बड़ा, लेकिन ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसमें ज्यादातर तो रेगिस्तान है। जो नीचे समंदर के किनारे किनारे पट्टी है वहीं सऊदी अरबिया में लोग रहते हैं और वहीं सारा कामकाज होता है। तो खैर लौटते हैं उस पुराने नक्शे में। इसमें आपको दो लाइनें दिख रही होंगी, एक पीली लाइन दिख रही है और एक आपको हरी लाइन दिख रही है। अब जो आपको हरी यानी कि ग्रीन लाइन दिख रही है वो सऊदी अरबिया के तेल की जो सप्लाई होती थी उसका रास्ता था। ये लाइन क्या करती है? आप सीधे यानबू से निकलते हैं, बाब अल मंदेब जिस पे कोई फीस नहीं है उसको आप क्रॉस करते हैं और मान लीजिए चाइना जाना है तो आप उसको क्रॉस करके सीधे चाइना पहुंच सकते हैं, इंडिया पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ये एक ऐसा रास्ता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेअसर रहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसमें कहीं नहीं पड़ता, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बावजूद बाब अल मंदेब खुले होने पर सऊदी अरबिया यानबू से अपना आयल आराम से भेज पा रहा था। जो हरी लाइन आपको दिख रही है उस हरी लाइन से सऊदी अरबिया का तेल आ पा रहा था। अब बाब अल मंदेब बंद होने से क्या हुआ? यह हरी लाइन बंद हो गई। सऊदी अरबिया के लिए इधर से भेज पाना बहुत मुश्किल हुआ। लगातार उसके जहाजों पर हमला हो रहा है, लगातार उसकी आयल फैसिलिटी पर हमला हो रहा है और अब तो यह बताया जा रहा है कि जंगजन में जो उसका आर्मको कॉम्प्लेक्स है जिसकी वैल्यू $1.2 बिलियन की है उस पर भी हूथियों ने हमला किया है। लेकिन फिलहाल इसी नक्शे पर लौटते हैं। अब ये हरी लाइन बंद होने पर जो येलो लाइन आपको दिख रही है, पीली लाइन दिख रही है, उस पीली लाइन से सऊदी अरबिया को तेल भेजना पड़ रहा है। ये जो पीली लाइन है ये यानबू से राइट की जगह लेफ्ट जाती है, उल्टा जाती है, सुएज की तरफ जाती है, जो सुएज नहर है उसकी तरफ जाती है। तो एक तो सुएज नहर से गुजरेगी तो इजिप्ट को फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद आप ये रास्ता देखिए, सुएज से निकली और पूरा घूमते हुए पूरा अफ्रीका क्रॉस किया, इतना लंबा रास्ता लिया और उसके बाद फिर ऊपर आई तो चाइना, इंडिया या बाकी जहां उसको तेल पहुंचाना है वहां पहुंच पाएगी। तो कम से कम 3 गुना लंबा रास्ता हो गया। ये ट्रांसपोर्ट कास्ट इतना ज्यादा होगा और इसमें इतना वक्त लगेगा कि तेल की सप्लाई भी डिस्टर्ब होगी और जो तेल जाएगा वो महंगा हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट कास्ट महंगा है। ये रास्ता सिर्फ सऊदी अरबिया का नहीं था, इजराइल के लिए भी ये रास्ता है, औरों के लिए भी ये रास्ता है, लेकिन सऊदी अरबिया के लिए खास रास्ता है। और आज कंडीशन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो ऊपर के रास्ते बंद हैं और नीचे का ये इकलौता रास्ता जो था ये बंद होने से अब सऊदी अरबिया के लिए दुनिया के मार्केट में तेल सप्लाई करना मुश्किल होता जाएगा और ये लड़ाई लगातार हो रही है। अभी खबर ये आई है कि जो यमन की ऑफिशियल आर्मी है जिसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है उसने हूथियों के ऊपर अटैक किया है। जाहिर है हूथी भी पलट के अटैक करेंगे तो फिलहाल लड़ाई रुकती हुई नजर नहीं आ रही है, या ये भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान की लड़ाई रुकी है तो अब ये भी लड़ाई रुक जाए। क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिसी थी जिसमें ईरान ने दुनिया का जो तेल का सप्लाई का मामला था वो डिस्टर्ब कर दिया, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है जब दुनिया के मार्केट में तेल की प्राइस बढ़ती है, तेल की कमी होनी शुरू होती है और अमेरिका के गैस स्टेशंस पे लोगों की नाराजगी सामने आती है। तो अमेरिका की पार्टियां और अमेरिका के राष्ट्रपति हिल जाते हैं कि 100 दिन में मिड टर्म इलेक्शन है, ये जनता कहीं हमको पलट न दे। तो वार और डिप्लोमेसी का ये जो पूरा खेल था, पहला राउंड ईरान ने जीता था और दूसरा राउंड भी ईरान जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब 3 चीजें पॉसिबल हैं। या तो ये पॉसिबल है कि 2-4 दिन का ब्रेक लेकर ट्रंप फिर से बड़ा हमला करे,
अगर ऐसा होता है तो ईरान भी उतना ही बड़ा हमला करेगा और ये जंग लगातार बढ़ती जाएगी। और देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि आलमी जंग में ये बदल सकती है। एक खबर कैस्पियन सी से आई है। कैस्पियन सी आप जानते हैं, वहां से ईरान रशिया को माल सप्लाई करता है। कहा जा रहा है कि ऐसे ही एक जहाज को यूक्रेन ने निशाना बनाया। यूक्रेन का कहना है कि हमने रशियन जहाज को निशाना बनाया है, लेकिन ईरान का कहना है कि हमारे जहाज को निशाना बनाया है। तो अब अगर यूक्रेन ईरान के जहाज को निशाना बनाता है तो कल को आपको यूक्रेन पर ईरानी अटैक की भी खबरें आ सकती हैं और जंग बड़ी हो सकती है। पहली चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई समझौता हो जाए। ईरान और ओमान में बातचीत चल रही है और ईरान के सुपरविजन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजें गुजरने लगें और एमओयू की बाकी शर्तों पर फिर से अमल होना शुरू हो जाए। और तीसरी बात यह हो सकती है कि इन सब का फायदा उठाकर इजराइल कोई बड़ा अटैक कर दे और यह जंग फिर से बड़ी हो जाए। पहली और तीसरी बात होती है तो तैयार रहिए कि इसकी लपटें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हर देश तक पहुंचेंगी। दूसरी बात अगर होती है तो हम सब के लिए राहत की बात होगी। मैं तो चाहूंगा कि जैसे नौजवानों के सामने भारत की सरकार झुकी, और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के जो युवा हैं वो भी बहुत खुश होंगे। वहां बैठ के बेचारे रील बना रहे थे कि काश हम जंतर मंतर आ पाते। मैं तो कहता हूं कि भाई, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। पता नहीं क्या सूझी कुछ लोगों को, तुम्हारे पुरखों को पता नहीं क्या सूझी कि अलग से पाकिस्तान मांग लिया। आज हम साथ होते तो क्या मजे होते। खैर, जो हो गया वो हो गया। तो एक तरफ जैसे ये जीत मिली है, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि ईरान इस बार फिर अपनी ताकत दिखा चुका है, अपनी जीत हासिल कर चुका है। ट्रंप अपनी जिद में जितना कुछ करेंगे, अमेरिका और दुनिया को उतना ज्यादा नुकसान होगा। आगे जैसे जैसे जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जो स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, या फिर मेंबरशिप के लिए तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स हैं, अगर उनको फॉलो कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी ताकत बनेंगे।